वेलकम टू एमटी लर्निंग्स। साथियों, हम अपने पार्ट नंबर 2 पर पहुंच गए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ऑफ पॉलिटिकल साइंस की सीरीज हमने स्टार्ट करी है। इस सीरीज से पहले हमने पार्ट 1 को अपलोड कर दिया गया है। उसके अंदर हमने 15 पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पार्ट 1 को देखिए, जाइए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हम पार्ट 2 को शुरू करते हैं। जिन्होंने अभी तक पार्ट 2 को लाइक नहीं शेयर नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी न्यू सीरीज के साथ ऐड होइए। इसके अलावा हम और सारे क्वेश्चंस को अपलोड करेंगे, एक एक करके इसके साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए। ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। जो स्टूडेंट एनटीए नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट को ये बहुत हेल्प करने वाला है। तो आइए स्टूडेंट, हम इसको स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 को हम डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। तो साथियों, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी जो होती है, संवैधानिक लोकतंत्र होता है, उसमें कौन सी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है? तो हमने ऑप्शन दे रखे हैं, इस ऑप्शन को देखिए। आपसे रिक्वेस्ट है, पॉज करके पहले खुद से आंसर आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। यदि नहीं हो तो हमने आंसर दे रखा है और बाकी मैं इसको समझाता हूँ। मेजोरिटी रूल इज लिमिटेड। ऑल माइनॉरिटी कंबाइंड मस्ट हैव अ पावर इक्वल टू दैट ऑफ द मेजोरिटी। Minority must have their own representation in the legislation. Election are a free and fair but held very infrequently. तो इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा? ए, मेजोरिटी रूल इज लिमिटेड। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि मेजोरिटी रूल करेगी, लेकिन वहां पर माइनॉरिटी को भी राइट दिए जाते हैं, इसलिए उसकी जो मेजोरिटी रूल होता है वो लिमिटेड होता है। इसके अलावा बाकी ऑप्शन को देखिएगा तो डी ऑप्शन को देखिए, इलेक्शन फ्री और फेयर होते हैं लेकिन इनफ्रिक्वेंटली होते हैं। तो डेमोक्रेसी में इलेक्शन का फ्रिक्वेंटली होना जरूरी होता है। सी ऑप्शन को देखें तो माइनॉरिटी मस्ट हैव देयर ओन रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर। ये बात सही है कि माइनॉरिटीज का अपना लेजिस्लेचर होता है, लेकिन वो अलग से नहीं होता है। ठीक है, वो जो है डेमोक्रेसी का ही एक हिस्सा होता है, जिसमें मेजोरिटी माइनॉरिटी सभी जो कम्युनिटी के लोग होते हैं वो इलेक्ट होकर के आते हैं। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन की मीनिंग को और एक एक पॉइंट के मीनिंग को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। व्हेन द मिलिट्री डोमिनेट अ पॉलिटिकल सिस्टम। तो जब मिलिट्री रूल होता है, पॉलिटिकल सिस्टम को गवर्न करता है, उस पर शासन करता है, तब कैसी परिस्थितियां होती है, सिचुएशन होती है? इसके ऑप्शंस को देखिए। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज हेडेड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। एक ही व्यक्ति के द्वारा सरकार चलती है। तो ऐसा नहीं होता, पूरी मिलिट्री रूल में किसी एक व्यक्ति के द्वारा सरकार नहीं चलती है। सी ऑप्शन को देखिए। देयर इज अ लिटिल चांस ऑफ रिटर्न टू सिविलियन गवर्नमेंट। तो सिविलियन गवर्नमेंट आने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। ऐसा भी नहीं है, सिविलियन गवर्नमेंट आ जाती है। डी ऑप्शन को देखिए तो लार्ज स्केल पब्लिक वर्क प्रोजेक्ट आर ऑफ्टन इंस्टीट्यूटेड। तो बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं? और इंस्टीट्यूटेड हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, इट ऑफ्टन रूल एज एन इंस्टीट्यूशन। तो मिलिट्री रूल क्या है? मिलिट्री एक ऑर्गेनाइजेशन है, और मिलिट्री जब रूल करती है तो एक इंस्टीट्यूशन के तरीके से रूल करती है। बाकी के जितने भी हमारे पॉइंट है वो सारे नेगेटिव हैं। बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। टोटलिटेरियन गवर्नमेंट थी एज देयर एनिमी। तो जो अधिनायकवादी सरकार होती है, जिसमें एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति राज करते हैं, शासन करते हैं, वो किस प्रकार से समाज को देखते हैं, अपने दुश्मन को देखते हैं? मेंबर ऑफ प्रीवियस रिजिम, पुराने जो पार्टी के लोग होते हैं उसको देखते हैं, या फिर विपक्षी दल को देखते हैं, या फिर समाज के सभी तबकों को देखते हैं, या फिर जो है लोकतांत्रिक प्रोग्राम्स को देखते हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। देखिए, अधिनायकवादी सरकार जो होती है, जिसमें जो अधिनायक होता है वो अपने के सामने समाज के हर तबके को वो जो है अपना दुश्मन मानता है, और उसको यही लगता है कि ये तबका हमारी सत्ता को हटा सकता है, उसको छीन सकता है। तो ये इसकी स्पेशलिटी होती है टोटलिटेरियन गवर्नमेंट की। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। द रीसेंट हिस्ट्री ऑफ फ्रांस, जर्मनी एंड जापान डेमोन्स्ट्रेट दैट। तो वो क्या बताते हैं? देखिए, फ्रांस का इतिहास, जर्मनी का इतिहास या जापान का इतिहास को देखें, इन तीनों ही इतिहास के अंदर बड़े अधिनायकवाद हुए हैं और बाद में जाकर के एक लोकतांत्रिक सत्ता स्थापित हुई है। तो इसके महत्वपूर्ण घटक कौन क्या क्या है, इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन से हैं? ए है, डेमोक्रेसी विल फ्लरिश वेन एवर कंट्री इज प्रोस्पीरियस। देश अच्छा होगा तो लोकतंत्र भी अच्छा होगा। क्या ये सही है? ऐसा नहीं है, देश कई बार खराब परिस्थिति में भी होता है, लेकिन लोकतंत्र उस पर अच्छा हो जाता है। बी की बात करें, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव कैन लीड टू अ वीक जुडिशरी। क्या मजबूत जो कार्यपालिका है वो कमजोर न्यायपालिका को लीड करती है? ऐसा नहीं है, ऐसा इतिहास में हमने नहीं देखा है। सी है, इट इज पॉसिबल टू प्रोवाइड अ स्टेबल सोशल एनवायरनमेंट डिस्पाइट इनएडुकेट इकोनॉमिक ग्रोथ। ये भी जो है इतिहास के साथ मैच नहीं करता है, फ्रांस और जर्मनी और जापान के। डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इज हाईली एडेप्टेबल। देखिए, तीनों ही देश को यदि बात की जाए तो अल्टीमेटली ये कंट्री स्टेबल हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश किया गया है। जब तक संवैधानिक लोकतंत्र नहीं आया था, तब तक यहाँ पर अस्थिरता का माहौल ही था।
क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए स्टूडेंट, पॉलिटिकल पावर इन वेस्टर्न यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट हैज इंक्रीजिंगली शिफ्टेड टू। तो जो पश्चिमी यूरोप है और अमेरिका है, वहां पर जो पावर है वो कहाँ शिफ्ट हो रही है? लेजिस्लेटिव ब्रांच में, जुडिशियल सिस्टम में, एग्जीक्यूटिव ब्रांच में और रेगुलेटरी एजेंसीज में। तो करेक्ट ऑप्शन है एग्जीक्यूटिव ब्रांच। देखो ध्यान से देखिएगा तो अमेरिका के अंदर या वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के अंदर क्या हो रहा है, धीरे धीरे पावर जो है वो एग्जीक्यूटिव में शिफ्ट हो रही है। जो कार्यपालिका है, जो सरकार है, वो बहुत मजबूत होती जा रही है और जो लेजिस्लेटिव है उसकी वैल्यू दिन पे दिन कम होती जा रही है। भारत के अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है जहां पर जो वैल्यू पार्लियामेंट की जो वैल्यू है वो कम हो रही है और एग्जीक्यूटिव की वैल्यू ज्यादा होती जा रही है। ठीक है, तो ये क्या है, शिफ्ट हो रहा है, पावर शिफ्ट देखने को मिल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं हो रहा है, लेकिन जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम के जरिए ही ऐसा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ अ यूटिलिटेरियन स्टेट दैट। तो यूटिलिटेरियनिज्म का प्रिंसिपल क्या होता है? देखिए बहुत सिंपल आंसर है इसका। सबसे पहले यूटिलिटेरियनिज्म को समझिए, ये बेंथम का आर्गुमेंट है। बेंथम जो है इसके बहुत बड़े स्कॉलर हुए हैं, जेएस मिल इसके बहुत बड़े स्कॉलर हुए हैं। और द मेन प्रिंसिपल ऑफ अ यूटिलिटेरियनिज्म इज द मैक्सिमम गुड ऑफ द मैक्सिमम पीपल। अधिकतम लोगों का अधिकतम भला। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, द मोरल एक्शन इज वन दैट मैक्सिमाइज द वेल बीइंग। यानी कि आप वो कार्य करिए जो ज्यादा से ज्यादा लोगों का भलाई हो। तो क्या इसका है? द मैक्सिमम गुड ऑफ द मैक्सिमम पीपल, अधिकतम लोगों का अधिकतम भला। भारत का प्रिंसिपल क्या है? भारत का प्रिंसिपल है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी कि सभी का हित हो, सभी का सुख हो। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। ईस्टर्न और वेस्टर्न फिलोसफी में ये एक बाइफर्केशन है, एक बंटवारा है, दो अलग अलग विचार हैं। 7 को देखिए, चाइना ग्रेट लीप फॉरवर्ड कॉज द सीरियस कंसिक्वेंसेस टू। चाइना के अंदर जो ग्रेट लीप हुआ था 1960s के दौरान, ये शुरू किया गया था, माओ त्से तुंग के नेतृत्व में स्टार्ट किया गया था। और ये इसका मुख्य कार्य ग्रेट लीप में था क्या? देखिए ग्रेट लीप जो है एक जो है कम्युनिज्म और सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को ग्राउंड लेवल पर उतारना था। इसका मुख्य मकसद यही था। और जो है प्रॉपर्टीज के कानून में चेंज किए गए, लैंड रिफॉर्म्स किए गए, और जिन लोगों ने लैंड रिफॉर्म्स को नहीं माना, जिन लोगों ने जो है प्रॉपर्टी में चेंजेस कानून को नहीं माना, उन सभी लोगों को मार दिया गया था। तो बड़ी संख्या में जो है, लाखों की संख्या में चाइना के अंदर लोगों का कत्लेआम किया गया था। ऐसा ही कुछ यूएसएसआर में भी हुआ था। तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्थिक बदलाव लेकर के आना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? डी, चाइनीज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है इकोनॉमिक प्रोग्राम ही था, जिसमें लैंड रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, मोनोकल्चर। देखिए मोनोकल्चर क्या होता है? मोनोकल्चर होता है जहां पर एक ही कल्चर को बढ़ावा दिया जाए। मोनोकल्चर एंड ऑब्स्टिकल फेसिंग मेनी डेवलपिंग कंट्री इज द। कई सारे देशों में जो है एक ऑब्स्टिकल के रूप में, एक अड़चन के रूप में काम कर रहा है। उसका मुख्य कारण क्या है? डोमिनेंस ऑफ वन एथनिक ग्रुप। क्या एक ही ग्रुप का डोमिनेंस होना चाहिए? ऐसा भी नहीं होता। प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग वन मेजर क्रॉप, कंसेंट्रेशन ऑफ पावर इन वन पॉलिटिकल ग्रुप, लैक ऑफ डाइवर्सिफाई पॉपुलेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। बी का मतलब क्या हुआ? प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग वन मेजर ग्रुप। यानी जिन देशों के अंदर एक ही ग्रुप की प्रैक्टिस, एक ही ग्रुप के बढ़ने की बात की जाती है। देखिए अगर आप किसी एक चीज को पूछते रहेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा? मोनोकल्चर बन जाएगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, विभिन्न प्रकार की संस्कृति को पूजा जाता है। ठीक है, एक ही की प्रैक्टिस करना ठीक नहीं होता है। तो ये भारत की स्थिति नहीं है। करेक्ट ऑप्शन हमारा इसका बी है। लाइन को देखिए, द यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट हैज हिस्टोरिकली व्यूड टेररिज्म एज डैश प्रॉब्लम। अमेरिका के नजर से आतंकवाद क्या है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये नेट जेआरएफ में भी रिपीट हुआ है और पीजीटी एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनाइटेड स्टेट पर अटैक हुआ, 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस में एक महत्वपूर्ण भाग है ये। तो जो स्टूडेंट पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जो कैंडिडेट पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि 11th-12th की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, उन एनसीईआरटी की बुक्स के जो टॉपिक है, उन टॉपिक को बहुत गहराई से समझिएगा। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन उसी से रिलेटेड होकर के ही आते हैं। तो टेररिज्म को किस रूप में देखते हैं? आंसर नंबर 9 का ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, पॉलिटिकल। अमेरिका हमेशा टेररिज्म को एक पॉलिटिकल व्यू से ही देखता है, रिलीजियस, मिलिट्री या सोशल व्यू से आज तक उसने नहीं देखा है। क्वेश्चन नंबर 10 पर देखते हैं, इंपीरियलिज्म क्या है? देखिए साम्राज्यवाद एक बहुत साधारण इसकी परिभाषा है। इंपीरियलिज्म का मतलब क्या होता है? इन्फ्लुएंस बाय वन नेशन ओवर अनदर। तो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर वो क्या करता है? इन्फ्लुएंस रखता है, अपना कब्जा कर लेता है किसी भी रूप में। इसके अलावा मर्केंटाइलिज्म बोलते हैं व्यापारवाद को, जहां व्यापार की बात की जाती है। रूल बाय मोनार्की, राजा का शासन होता है। और सुपरियोरिटी ऑफ वन रेस ओवर अनदर, एक जो है नस्ल का दूसरी नस्ल के ऊपर होना, ये साम्राज्यवाद नहीं होता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा बी है। नंबर 11 को देखिए,
हाउ डू अमेरिकन पॉलिटिकल पार्टी मीट द डेफिनेशन ऑफ पार्टी? अमेरिका के अनुसार जो है पॉलिटिकल पार्टी की एक साधारण परिभाषा क्या होनी चाहिए? दे आर सेंट्रलाइज्ड, क्या वो केंद्रीकृत हो जाए? ऐसा नहीं होता। दे इंश्योर अ कोहेशन पॉलिसी मेकिंग में वो जो है एक सामंजस्य स्थापित करें। ठीक है, ये भी एक पार्टी का रोल होता है। दे कंट्रोल दोज हु रन अंडर देयर लेबल, वे अपने लेबल के तहत चलने वाले लोगों को नियंत्रित करते हैं। ऐसा भी नहीं है, कंट्रोल नहीं कर सकते पॉलिटिकल पार्टी किसी व्यक्ति को। दे रिक्रूट एंड सपोर्ट कैंडिडेट फॉर अ पॉलिटिकल ऑफिस, तो वो क्या करते हैं, मेन काम क्या है पॉलिटिकल पार्टी का? कैंडिडेट को चुनाव लड़वाना, ठीक है, कैंडिडेट को जिताना। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वो कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं। तो ये अमेरिका के अंदर एक मुख्य काम है पॉलिटिकल पार्टी का। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, जे जे रूसो। देखिए जे जे रूसो की हमने पहले भी पिछली वीडियो में बात करी थी कि रूसो क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल थिंकर हैं। ठीक है, ये हॉब्स और लॉक तीनों एक कॉन्ट्रेक्चुअल थिंकर है जिन्होंने स्टेट फॉर्मेशन के ऊपर एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी प्रेजेंट की है। तीनों की थ्योरी अलग अलग है। क्वेश्चन देखते हैं, जे जे रूसो प्रपोज द एनलाइटनमेंट थ्योरी दैट कंसिडर्ड। तो एनलाइटनमेंट की थ्योरी में वो क्या कंसिडर किया गया है? देखिए जे जे रूसो का बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है इक्वालिटी को लेकर के। वो नेचुरल इक्वालिटी और सोशल इक्वालिटी में बाइफरकेट करते हैं, डिवीजन करते हैं। नेचुरल इक्वालिटी को मानते हैं कि वो एक्सेप्टेड होनी चाहिए, बट सोशल इक्वालिटी अनइक्वालिटी को वो एक्सेप्टेड नहीं करते हैं। ठीक है, नेचुरल अनइक्वालिटी, सोशल अनइक्वालिटी, तो अनइक्वालिटी के ऊपर उनके बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। तो इन्होंने इनके जो ऑप्शन, हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इक्वालिटी ऑफ सिटीजन, यानी कि समानता जो है व्यक्ति की, उस पर ही वो बात कर रहे हैं। इक्वालिटी का प्रिंसिपल इनका बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जे जे रूसो का। बैलेंस ऑफ पावर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन रेफर टू। तो बैलेंस ऑफ पावर का क्या मतलब होता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस के इंटरनेशनल रिलेशन में। बैलेंस ऑफ पावर की थ्योरी जो है हमारे स्कूल लेवल से लेकर के और ग्रेजुएशन मास्टर लेवल तक पढ़ाई जाती है। इसका सिंपल मतलब यही है कि मैचिंग द पावर ऑफ वन स्टेट अगेंस्ट द पावर ऑफ अनदर। एक दूसरे की पावर को मैच करने के लिए बैलेंस किया जाता है। अगर किसी एक के पास ज्यादा पावर है, बाकी दो कमजोर हैं, तो दो मिलकर के अपनी पावर को बैलेंस करेंगे उसके साथ। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? हमारा डी होगा। इसके अलावा पॉलिसी ऑफ नॉन अलायंस और फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट, ये सारे के सारे ऑप्शन जो है बैलेंस ऑफ पावर के साथ मैच नहीं करते हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारा डी है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, व्हाट इज द चीफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी। देखिए फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज होगा? इलेक्शन? जी नहीं, इलेक्शन थोड़ी होगा, वो तो डोमेस्टिक पॉलिसी में होता है। इंटेलिजेंस? देखिए इंटेलिजेंस तो एक सर्विस होती है जिसमें आप अपना माइंड का यूज करते हैं। और डी, यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन तो एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा स्टूडेंट? सी, डिप्लोमेसी। तो डिप्लोमेसी एक इंपॉर्टेंट टूल हो गया ना फॉरेन पॉलिसी का। आप फॉरेन पॉलिसी करेंगे, कोई बात करेंगे, डीलिंग करेंगे, तो वहां पर क्या यूज करेंगे? यहाँ पर डिप्लोमेसी ही यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करते हैं। जॉन लॉक। जॉन लॉक मैंने आपको बताया एक सोशल कॉन्ट्रेक्चुअल थिंकर है जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस में एक कॉन्ट्रेक्चुअल की थ्योरी दी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी है स्टेट के बारे में। जॉन लॉक पॉलिटिकल थ्योरी ऑन अ पावर सेंटर अराउंड द। उनकी जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो उसमें पावर को कहां डिफाइन करते हैं? डिफेंस ऑफ द डिवाइन राइट ऑफ द किंग्स, राज्य के जो है उसके देवीय कानून को? बिल्कुल भी नहीं, राजा को तो सपोर्ट ही नहीं करते वो। एब्सोल्यूट थ्योरी ऑफ अ गवर्नमेंट। देखिए गवर्नमेंट को एब्सोल्यूटिस्ट नहीं मानते हैं। गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए वो एक सिविल सोसाइटी की भी बात करते हैं, तो गवर्नमेंट को एब्सोल्यूट जॉन लॉक नहीं मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द लॉज ऑफ द स्टेट वर्सेज नेचर। देखिए स्टेट वर्सेज नेचर की वो बात नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। राइट ऑफ मेकिंग लॉज, कानून बनाने के लिए, एंड एम्प्लॉइंग द कम्युनिटी टू एग्जीक्यूट दोस लॉ, और जो कम्युनिटी है वो उस लॉज को इंप्लीमेंट कराएगी। यही उनकी पॉलिटिकल पावर का मतलब होता है जॉन लॉक के अनुसार। करेक्ट ऑप्शन है हमारा डी। तो स्टूडेंट ये 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, 15 क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं। कुल मिला के 30 क्वेश्चन हो चुके हैं अब तक। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको देखिए, 2-3 बार देखिए, तभी आपको ये क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। अभी हमने बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे हैं, इससे इसलिए पूछे हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, आपको अपनी तैयारी का पता लग जाए। धीरे धीरे हम क्वेश्चन का लेवल को भी इंक्रीज करेंगे। ठीक है, अभी कंसेप्ट को समझने के लिए बेटर होता है कि हम सिंपल क्वेश्चंस के जरिए कंसेप्ट्स को अच्छे से क्लियर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वीडियो देखने के लिए। आपसे रिक्वेस्ट है अगेन, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, जल्द ही आएगी। थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग।